коли нацисти готувались розпочати битву. За вашу велику державу, битву за Британію. नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑनलाइन ऐतिहासिक भाषण हुआ। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि उन्होंने न हमने ये युद्ध शुरू किया, न ही हम युद्ध चाहते थे, लेकिन हमें युद्ध लड़ना पड़ रहा है क्योंकि हम वो सब हारना नहीं चाहते जो हमारे पास है, जो हमारा है, हमारा देश यूक्रेन। इससे पहले ब्रिटेन के सांसदों ने खड़े होकर देर तक तालियों के साथ ज़ेलेंस्की का स्वागत किया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन की संसद में ज़ेलेंस्की के भाषण के दौरान उनकी हौसला अफजाई की गई थी। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ इस पूरी लड़ाई का नेतृत्व अपने इस दफ्तर से कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद ही भेजी। इसकी खिड़कियों के बाहर उन्होंने अपनी राजधानी कीव की कुछ तस्वीरें दिखाई। ऐसी तमाम खबरें समय समय पर आती रही हैं कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने बार बार इन खबरों का खंडन किया है और कहा है कि वो कीव में ही हैं और वहीं से युद्ध का संचालन कर रहे हैं। इसे दिखाने के लिए उन्होंने सेंट्रल कीव में अपने दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी जारी की। वो कीव में एक बंकर से युद्ध के संचालन की पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसी बंकर से मंगलवार को उन्होंने CNN और रॉयटर्स के पत्रकारों को इंटरव्यू भी दिए। ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया के देशों का आह्वान कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ लड़ाई में उनके देश के साथ खड़े हों, उन्हें हथियार दें, यूक्रेन के आसमान को रूस के लड़ाकू विमानों के लिए नो फ्लाई जोन बनाएं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी रहेंगे, दोनों देशों की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हो पाएगी। यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश पोलैंड से भी लड़ाई में इस्तेमाल के लिए फाइटर जेट मांगे हैं। यूक्रेन के पायलट रूसी लड़ाकू विमानों के लिए प्रशिक्षित हैं और यूक्रेन चाहता है कि उसे ऐसे ही लड़ाकू विमान भेजे जाएं। पोलैंड अपनी ओर से रूसी लड़ाकू विमान MiG-29 देने को तैयार भी हो गया था, जिसके तहत ये विमान जर्मनी के रैमस्टीन में अमेरिका के एयरबेस पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया ताकि इन्हें वहां से यूक्रेन भेजा जा सके। लेकिन अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका का कहना है कि इस प्रस्ताव पर अमल के पूरे नाटो गठबंधन के लिए गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका का कहना है कि वो इस मुद्दे पर पोलैंड और अन्य नाटो सहयोगियों के लगातार संपर्क में है। अमेरिका को डर है कि इस तरह उसके एयरबेस से रूस के खिलाफ लड़ाकू विमान दिए जाने से युद्ध के और फैलने का खतरा है। हालांकि खास बात यह है कि रविवार को यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्डोवा की यात्रा पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ही कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को पोलैंड के MiG-29 लड़ाकू विमान मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अचानक पोलैंड के तैयार हो जाने से अमेरिका सख्ते में आ गया, क्योंकि अमेरिका अभी इसके लिए तैयार भी नहीं था। ये पूरा घटनाक्रम तब हो रहा है जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस संकट पर बातचीत के लिए पोलैंड और मोल्डोवा के दौरे पर है। एक महीने के अंदर कमला हैरिस की यूरोप की ये दूसरी यात्रा है। इन यात्राओं के जरिए अमेरिका नाटो में अपने सहयोगी पूर्वी यूरोपीय देशों को सुरक्षा का आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि वो वार्ता से ही यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा और ऐसा वो युद्ध के बजाय बातचीत से हासिल करना चाहता है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूस की मंशा कीव सरकार को उखाड़ फेंकने की या गिराने की नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन के साथ अगले दौर की बातचीत में काफी प्रगति होगी। प्रवक्ता ने कहा कि रूस का सैनिक ऑपरेशन योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कल ही कह चुके हैं कि वो अपने देश को नाटो की सदस्यता दिए जाने का दबाव अब नहीं बना रहे हैं। रूस इसे लेकर हमेशा से काफी संवेदनशील रहा है और यूक्रेन को नाटो से दूर रखना उसके लक्ष्यों में से एक है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन से अलग हुए कथित रूस समर्थक दो इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी समझौते के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले ही स्वतंत्र इलाकों के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि उनका देश हार नहीं मानेगा, यानी वो नरम भी दिख रहे हैं कहीं और साथ साथ सख्ती भी अपना रहे हैं। उन्होंने हमलावर रूसी सैनिकों को साफ कह दिया है कि वो अपने कमांडरों पर यकीन न करें कि यूक्रेन में उनकी जीत की संभावना है।
когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту वойну, нужно возвращаться к миру. इस सब के बावजूद रूस के हमले के 14वें दिन यूक्रेन में हालात और गंभीर हो गए हैं। रूस के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार की रात यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और कीव के पश्चिम में स्थित शहर जाइटोमीर पर बमबारी की। इसके अलावा कीव के आसपास के नागरिक इलाकों पर भी रूस ने काफी बमबारी की है। रूस ने कीव को 3 ओर से घेरा हुआ है। ऐसे में कीव से लगातार लोगों का पलायन जारी है। कीव के करीबी उपनगर इरपिन में कई रास्ते और पुल रूस की गोलाबारी में तबाह हो चुके हैं। ऐसे ही टूटे हुए पुलों को पार कर लोग इन इलाकों से बाहर निकलते दिख रहे हैं। इरपिन में टूटे हुए पुल की सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखी हैं, जो रूस की गोलाबारी से तबाही की गवाही दे रही हैं। इरपिन में बिजली पानी नहीं है, वहीं पुल टूटने के कारण लोगों को शहर से बाहर निकलने में खासी परेशानी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक कम से कम 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों को जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर ने पोलैंड में शरण ली है। उधर यूक्रेन भी अपनी ओर से रूस के हमलों का करारा जवाब दे रहा है। बुधवार को यह तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर जो है वो ली गई सैटेलाइट के जरिए, जो बता रही है कि इरपिन में किस तरह से जो पुल हैं उनको तोड़ दिया गया। और बुधवार को यह तस्वीर सामने आई जिसमें यूक्रेन रूसी टैंकों को अपनी एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाता दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए दबाव बनाने की रणनीति में रूस और भी आगे है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन भी अपनी ओर से रूस को जवाब देने में पीछे नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी तस्वीरें जारी की हैं। अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले की तस्वीरें जारी की हैं, जो अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। उधर अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश रूस पर अपनी पाबंदियां और भी सख्त कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से गैस और तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी है। बाइडेन ने कहा है कि हम पुतिन के युद्ध को सब्सिडी देने का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो बाइडेन ने इस कार्रवाई को रूस के लिए जोरदार झटका बताया और कहा कि अमेरिकी नागरिकों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर अमेरिका में महंगाई के बढ़ने के तौर पर दिखेगा। Major company. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. उधर ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो रूस से कच्चा तेल लेना धीरे धीरे बंद कर देगा। हालांकि इसमें भी उसे इस साल के अंत तक का समय लगेगा। ब्रिटेन की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी शेल ने कहा है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर रही है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि रूस के कच्चे तेल के 70% के लिए अब खरीदार मिलने मुश्किल हो गए हैं। इस बीच रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगी पाबंदियों का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों पर साफ दिख रहा है। कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल के आसपास हैं और अगर हालात न सुधरे तो ये और ऊपर जा सकते हैं। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और लगभग सऊदी अरब के ही बराबर। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के कुल तेल उत्पादन में अमेरिका का हिस्सा 18% है, जबकि सऊदी अरब का 12% और रूस का 11%।
रूस के तेल और गैस पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं यूरोप के ही देश, जो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के विरोध में लगातार उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। यूरोप में रूस की तेल और पाइप लाइनों का जाल बिछा हुआ है, गैस पाइप लाइनों का भी, और ऐसे में पाबंदियों का रूस पर तो असर पड़ेगा ही, खुद इन देशों जैसे जर्मनी पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इतनी आसानी से रूस के गैस और तेल का विकल्प नहीं मिलेगा। ये देश इस हद तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर हैं। इससे इन देशों में महंगाई के और भी बढ़ने के आसार साफ दिख रहे हैं, जो पहले ही कई दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। इस सब घटनाक्रम के बीच सूमी से मंगलवार को सुरक्षित निकाले गए करीब 600 भारतीय बसों से पहले पोल्टावा पहुंचे और वहां से एक विशेष ट्रेन के जरिए पश्चिमी यूक्रेन में सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें 580 भारतीय छात्र और यूक्रेन में नौकरी कर रहे 20 लोग और उनके परिवार हैं। इन सभी के कल तक विमान के जरिए भारत पहुंचने की संभावना है। भारतीय छात्रों के साथ 17 अन्य देशों के लोग भी थे, जिनमें 13 बांग्लादेश, 2 ट्यूनीशिया, 1 नेपाल और 1 पाकिस्तान की नागरिक हैं। पाकिस्तान की छात्रा अस्मा शफीक भी इन छात्रों में थी, जो भारत के छात्र वहां से निकाले गए। सूमी से सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। Hello. My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. इस बीच एक ताज़ा खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और रूस के युद्ध के हालात पर हंगरी के प्रधानमंत्री से बात की है और दोनों ने ही तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों की वापसी के लिए हंगरी के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। तो ये इस पूरे मसले पर जो इस वक्त की स्थिति है वो है। इस पूरे हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पूर्व राजनयिक राकेश सूद जी हमारे साथ हैं और पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, आपसे सवाल, ये मसला किस तरफ बढ़ रहा है? यूक्रेन कुछ नरमी दिखाता लग रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि अब वो नाटो का हिस्सा बनने पर जोर नहीं देगा। जो 2 इलाके पहले ही अलग होने की घोषणा कर चुके हैं या रूस ने उन्हें अलग घोषित कर दिया है, उन पर भी वो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं कोई संभावना दिख रही है इस संकट के खत्म होने की? देखिए, ये सही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो कल इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कुछ नरमी दिखाई है, पर अब सवाल ये उठता है कि अब समझौता जो है वो उसकी गुंजाइश तो है, पर रूस भी शुरू से यही चाह रहा था कि यूक्रेन एक किस्म से एक न्यूट्रल देश के रूप में आए, ना कि किसी पश्चिमी मिलिट्री या किसी उस किस्म के अलायंस का हिस्सा बने। अब ये जो नेगोशिएशन है वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि अब रूस ये कहेगा कि अगर हम इस चीज के ऊपर समझौता करते हैं तो हमारे ऊपर जो ये प्रतिबंध लगाए हैं वो खत्म होने चाहिए। अब क्या पश्चिमी देश वो प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे, वो इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जब छोटे देशों में लड़ाई होती है ना, तो उनके अंदर कोई मीडिएशन, कोई बीच बचाव करने के लिए कोई बड़ा देश आता है। तो अगर उनमें कोई संधि होती है तो वो बड़ा देश ये कह सकता है कि देखिए, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये जो इन्होंने आश्वासन दिए हैं एक दूसरे को, वो उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। पर जब बड़े देशों में लड़ाई होती है तो छोटे देश उनकी संधि का गारंटर नहीं बन सकते, तो वो क्योंकि उनके पास वो एनफोर्स करने की ताकत नहीं है। तो इसलिए बड़े देशों की लड़ाई के अंदर अक्सर ये मुश्किल आ जाती है कि समझौता हम किस तरह करें।
और ये समझौता जो है ये सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है, मुद्दा जो है वो रूस और नेटो का है, यानी उसमें अमेरिका भी आता है। तो यूक्रेन तो एक उसके अंदर सिर्फ एक तरह से कैटलिस्ट है। तो वो समझौता होगा रूस और यूक्रेन की, क्योंकि सरहदें उनकी हैं, पर असल में समझौता रूस और नेटो का है। तो अभी हमने नेटो की ओर से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं सुना कि वो समझौते के बारे में बढ़ रहे हैं। जी, नेटो की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, पोलैंड अपने लड़ाकू जेट देने को तैयार हुआ और नेटो के एयरबेस से वो ताकि यूक्रेन को दिए जा सकें, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया। उधर यूक्रेन को लेकर भी अमेरिका अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं सब कि आपको लड़ना चाहिए। तो यूक्रेन को कहीं एक पेचीदा स्थिति में फंसा दिया है नेटो ने, क्या आप मानते हैं? देखिए, ये शुरू से कहा गया था नेटो ने कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, और इसलिए आर्टिकल 5, वो जो उनका नेटो के चार्टर का जो एक आर्टिकल 5 है, जिसमें उनका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक साझी सुरक्षा का बंधन है, वो यूक्रेन के ऊपर लागू नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कम से कम 20 दफा ये दोहराया है कि कोई नेटो का सिपाही, नेटो देशों का कोई सिपाही यूक्रेन में नहीं जाकर लड़ेगा। तो इसलिए ये तो साफ जाहिर था कि नेटो की ओर से वो यूक्रेन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा, पुतिन ने शुरू से ये कह दिया था कि देखिए, हमारे लिए ये रेड लाइन है और हम यूक्रेन की खातिर लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। तो एक तरह से देखें तो एक ये मिसमैच था, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि इसीलिए पहले सवाल में मैंने आपसे कहा कि ये जो समझौता होगा, ये सतही तौर पर आप कहेंगे कि यूक्रेन और रूस का है, पर अंदरूनी तौर के ऊपर ये रूस और नेटो का समझौता होना चाहिए, क्योंकि वहां से ये टेंशन शुरू होती। और अब दोनों देशों को ये फैसला करना है कि क्या वो यूक्रेन का बंटवारा करके रोकेंगे या वो यूक्रेन को एक न्यूट्रल देश के रूप में देखना चाहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यूक्रेन का बंटवारा होता है तो यह है कि पूर्वी हिस्सा जो है यूक्रेन का, वो एक तरह से रूस के साथ मिल जाता है, और पश्चिमी हिस्सा जो है वो फिर वो न्यूट्रल रखना बहुत मुश्किल है, वो फिर यूरोप के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरह से नेटो और रूस के जो फौजें हैं वो उस लाइन के साथ आपस में आमने सामने होंगी। क्या वो बेहतर आउटकम है, या ये बेहतर है कि यूक्रेन एक उसकी यूनिटी और वो बरकरार रहे? यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं है जी, बहुत बड़ा देश है, और वो एक न्यूट्रल देश के रूप में, ताकि वो नेटो और रूस के अंदर एक बफर जोन की तरह रहे। अब ये इस बात का निर्णय जो है ना, वो करना अनिवार्य है, और वो जब निर्णय एक बार लोगों की समझ में आएगा, नेटो वालों की समझ में और रूस की समझ में, तब मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि कुछ तरक्की होगी ये शांति की तरफ या किसी किस्म की संधि की तरफ। जी, लेकिन तब तक यूक्रेन का काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। हमारे साथ पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान भी हैं। राजदान साहब, इस वक्त रूस को एक तरह से सबक सिखाने के लिए तमाम यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने उस पर कई पाबंदियां लगा दी हैं, और उसमें से एक बड़ी पाबंदी है कि रूस का जो कच्चा तेल है, गैस है, उसे अब ये देश नहीं खरीदेंगे। इसका क्या असर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है, भारत के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी, महंगाई पर, आम आदमी की जेब तक इसका असर पहुंचने वाला है? इसे देखिए, ये जो हमारी डिपेंडेंस है ऑयल इंपोर्ट्स पे, वो इस वक्त रूस के ऊपर ज्यादा नहीं है। इसमें 2-3
मुद्दों का बहुत असर पड़ता है। एक तो जो इंटरनेशनल हमारी बास्केट है क्रूड की, उसकी क्या प्राइस है। दूसरी ये कि क्योंकि वो डॉलर टर्म्स में डिटरमिन्ड है और रुपी डॉलर की क्या उस वक्त पैरिटी चल रही है। और हमारा एक ये टैक्स का काफी इंपॉर्टेंट जरिया बन गया हुआ है पेट्रोलियम, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी है, एक रेवेन्यू सोर्स है। तो एक पेट्रोल बहुत ही और डीजल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी में, और पीछे इसने काफी इसमें वॉलेटिलिटी रही है। कोविड के दौरान प्राइसेस क्रैश कर गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई और अब करीब $130 को टच कर रही हैं। मगर साथ ही जो थोड़ी हैरानी की बात है वो कि हमारा जो रुपी डॉलर है वो भी करीब $77 के आसपास घूम रहा है। अच्छा, तेल हमारा क्योंकि आयात होता है काफी मात्रा में, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, वो भी तेल के माध्यम के जरिए ही आता है। बहुत सालों से हमने कोशिश करी कि एक अंडर सी पाइपलाइन, अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बन सकती बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान फैक्टर, कम से कम अंडर सी पाइपलाइन तो हमें गल्फ से लानी चाहिए थी। हमें अपनी इन चीजों की तरफ मेरे ख्याल में जरा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ एक ये रेवेन्यू का सोर्स है, इंटरनल हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं जो कि ऑयल शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि जब कीमतें कम हुए आप उनको भर लीजिए, जब कीमतें बढ़ें तो उसमें से थोड़ा आप रिलीज करें। ये तो पीस टाइम, जबकि जहां दूसरी जगह जंग हो रहा है, कल को खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ जंग हुए तो इसमें आपके कैवर्न्स में कितने रिजर्व हैं, फ्लोटिंग रिजर्व्स कितने हैं, आपके इंटरनल ऑयल स्टोरेजेस में कितने रिजर्व्स हैं, ये सब बहुत एक इंपॉर्टेंस ये मुद्दा लेगा। और हमें ये सोच के चलना चाहिए कि अगले 10-15 साल में तो कम से कम यानी कि 20 साल तक भी ऑयल और गैस जो है इसकी वॉलेटिलिटी और इसकी अफोर्डेबिलिटी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। मगर साथ ही इसी जो हमारी सरकारें हैं उनका एक काफी रेवेन्यू सोर्स बन चुका है। अब मेरे ख्याल साल 2021 में 6.73 लाख करोड़ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट्स को आया और शायद करीब 2.17 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इससे कमाया। तो जो ऑल इन ऑल ये जो ऑयल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। और मैं समझता हूं कोविड के बाद इन्फेक्शन के डर से लोगों ने जो मैस ट्रांजिट सिस्टम्स थे उस पे इतना लोड कम करके अपनी ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना शुरू कर दिया है, जो कि दिल्ली एनसीआर के आसपास कम से कम हम महसूस कर रहे हैं कि ट्रैफिक के हालात कितने खराब हो रहे हैं जी। तो इसको सरकार के सामने बहुत जटिल समस्या आ गई है। अब इलेक्शंस थे अब तक तो कंफर्ट लेवल चल रहा था, मगर अब ऑयल कंपनीज कब तक के वो अपने ये घाटे खाती रहेंगी, क्योंकि उनको पीछे ही काफी घाटे हो रहे थे, अंडर रिकवरीज हो रही थी। जब 80-90 के करीब पहुंच गया था डॉलर ये तेल की बैरल की कीमत, और अब तो ये आसमान छू रहा है। तो मैं समझता हूं इसको दोनों तरफ से सरकार को टैकल करना पड़ेगा। एक तो पेट्रोलियम कंपनीज को ऑयल की प्राइस रेज करने की इजाजत दी जाएगी। इजाजत लीगली तो जरूरत नहीं है, मगर ऑब्वियसली क्योंकि हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही ज्यादातर मार्केट कर रही हैं तो उनको अलाउ कर दिया जाए कि इंक्रीज करें प्राइसेस। दूसरी ये कि अपनी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है सरकार को शायद उसको थोड़ा सा ये जो ड्यूटीज हैं इनको और सेस है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा,
ताकि लोगों पर बोझ इसका कम हो। जी, एक संक्षिप्त सा जवाब मैं चाहूँगा। काफ़ी समय हो गए, लगभग 4 महीने हो गए, पेट्रोल के डीजल के दाम नहीं बढ़े। कल चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। कितना लगता है आपको कि एक साथ सरकार बढ़ा सकती है पेट्रोल और डीजल के दाम? क्योंकि हर आदमी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय में है, आशंका उसको लग रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा सरकार अचानक तेल के दाम न बढ़ा दे। ये साहब, आपने तो ये सवाल आपको निर्मला सीतारमण जी को या पेट्रोलियम मिनिस्टर को करना चाहिए। मैं तो सरकार से बहुत देर से बाहर हूं, राकेश भी सरकार से बाहर है, पुराने हम मित्र है, आज काम किया हुआ है। मगर जो अंडर रिकवरीज थी वो मैं समझता हूं करीब 10 से 12 रुपए लीटर काफी पहले थी, और अब जो ये ऑटो फ्यूल प्राइसेस अनचेंज है नवंबर से, जो मार्केटिंग मार्जिन है वो बहुत कम था, और ये लाजमी है कि रेज करना पड़ेगा क्योंकि उन कंपनीज पे काफी असर पड़ेगा। अब इसमें मैं कोई गैस नहीं हैजर्ड कर सकता कितना है उनको। मेरे ख्याल दोनों तरफ को, शायद पेट्रोलियम कंपनीज को एक साथ पूरा अपना घाटा पूरा करने की शायद ना इजाजत मिले, और दूसरे कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने रेवेन्यूज थोड़े से उसमें से घटाए। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, किस हद तक होता है ये तो फाइनेंस और पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज इस पे कुछ फैसला करेंगी। मेरे ख्याल मेरे तो ये सवाल का जवाब आप नहीं एक्सपेक्ट करिए क्योंकि मैं कोई जी निश्चित ये जवाब वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री को देना है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन हर आदमी ये अटकल लगा रहा है कि कितना तेल का दाम बढ़ सकता है। $80 प्रति बैरल से $130 प्रति बैरल हो चुका है और तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो कल चुनाव के नतीजों के बाद जल्द ही ये भी सामने आ जाएगा कि दाम बढ़ते हैं तो कितने बढ़ते हैं। आप दो खास मेहमान हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश सूद जी और अनिल राजदान जी। अभी हमारे पास इतना ही वक्त था। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के बजट में इस बार क्या रहा खास और विपक्ष ने क्यों उसे झूठ का पुलिंदा बताया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज साल 2022 का बजट विधानसभा में पेश किया। इस दौरान वो सरकार के काम गिनाते रहे। उधर विपक्षी कांग्रेस के विधायक हंगामा मचाते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बजट को सिर्फ झूठ और गुमराह करने वाला बताया। कहा इसमें सिर्फ कागजी प्रावधान किए गए हैं और आने वाले चुनावों के मद्देनजर झूठे सपने दिखाए गए हैं। वहीं सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगभग 1.5 घंटे तक बजट भाषण पढ़ते रहे। पूरे वक्त सदन के अंदर कांग्रेस हंगामा मचाती रही। जब नाश किसी का आता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। इस व्यवधान के बीच बजट में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% करने का प्रावधान रखा, जिसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही। पुलिस महकमे में 6,000 भर्तियों की बात कही। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 हो जाएंगी। नई एंट्री चाइल्ड बजट है जिसमें 27,792 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 31 लाख हितग्राहियों को PM आवास योजना का लाभ दिए जाने की बात कही गई है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
सरकार ने बताया कि बीते एक वर्ष में उसने किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए की सहायता दी। स्वरोजगार योजनाओं में 14,556 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध करवाकर 28,63,779 लोगों की मदद की गई। मनरेगा के बजट में 75% वृद्धि कर इसे 3,500 करोड़ रुपए का करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जनजाति कल्याण का बजट 24,911 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 26,941 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति का कल्याण बजट 17,980 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,020 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। स्कूली शिक्षा का बजट 25,953 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27,792 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बजट में किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है, वहीं बीजेपी बजट की तारीफों के पुल बांध रही है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से बड़ी बढ़त है, ये बड़ी विकास दर है। ये हमारी 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सड़क के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधोसंरचना पर व्यय किए जा रहे हैं। और अधोसंरचना पर जब पैसा खर्चा होता है तो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है और उससे रोजगार के अवसर और सृजित होते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। हर वर्ग मध्य प्रदेश का आज परेशान है और इस बजट से और परेशान होगा। दूध महंगा, तेल महंगा, शराब सस्ती, ये बजट का निचोड़ है। चलो, किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। वैसे विधानसभा में ही पेश आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कर्ज और बेरोजगारी दोनों बढ़ गए हैं। मार्च 31, 2021 तक सरकार पर कर्ज 1,59,008 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 2,09,019 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,24,685 रुपए से बढ़कर 1,50,326 रुपए हो गया, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर से 35% कम है। बीते एक साल में राज्य में 5,46,000 बेरोजगार बढ़ गए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में 1.35% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जबकि मिडिल स्कूल में 6.36% बच्चे स्कूल वापस नहीं लौटे। वित्त मंत्री जी के भाषण को मैंने सुना, उनका भाषण पढ़ा, बार बार समझने की कोशिश की कि आम जनता के लिए इसमें क्या खास है। तभी बिंदु नंबर 194 पर ध्यान गया तो खास सिर्फ इतना है कि इस बजट में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी और कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।